हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनमोल गांधी। और 2026 में जो इस बार हिंदी का एग्ज़ाम आने वाला है, इसमें कौन कौन सा टॉपिक है, कौन कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम में एज इट इज दिखेंगे। तो सबसे पहले तो आपको कोई सा भी रहे, एक तो पहले आपको व्याख्या करने के लिए देवे करेगा कि कविता में, एक कहानी में नीडेड है, मतलब नीडेड है, तो आपको किस प्रकार लिखना है और ज़्यादा चांस कौन सा बन रहा है कि कौन सा आएगा। तो चांस बन रहा है कि इस बार कि तुलसीदास जी के द्वारा जो लिखा गया था, सूरदास जी के द्वारा लिखा गया था, इनसे तो एक एक देवे करता है कम से कम। तो समझते हैं कि किस प्रकार लिखा जाए व्याख्या में कि हमें 5 नंबर मिले। तो मान लीजिए ये कविता का कोई लाइन है और कह रहा है इस लाइन में कि कछुक खात कछुधरनि गिरावत छवि निखरत नंदरनिया। इस काव्य सौंदर्य को आप स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रकार डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना है। जब भी व्याख्या करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए बोले, तो आपको ये कुछ लाइनें हैं, 2-2.5 लाइन आपको रट लेना है एज इट इज। बस इसमें शीर्षक और कवि का नाम चेंज करके लिखना होगा आपको। अगर इस प्रकार आप लिखते हैं तो आपको ऊपर वाला लाइन पढ़ के ही 5 नंबर बैठा देता है, आगे वाला लाइन तक नहीं पढ़ता है एग्जामिनर। तो आप समझते हैं कि अगर ये लाइनें दे दिया गया तो किस प्रकार आंसर लिखे। तो आंसर में आपको सबसे पहले तो इतना लाइन नीडेड है कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक में संकलित पाठ सूरदास के पद से ली गई है। चूंकि यह पद सूरदास जी का है तो सूरदास हम लिखे हैं, कोई तुलसीदास जी का रहता तो आप तुलसीदास लिखते हैं। इस पंक्ति के जिसके कवि सूरदास जी है। उसके बाद लिखना है पैराग्राफ चेंज करके कि इस पंक्ति के माध्यम से कवि कृष्ण के खाने का ढंग बताते हैं और कहते हैं कि बालक कृष्ण नंद जी के गोद में बैठकर भोजन करते हैं। भोजन करते समय ही कुछ खाते हैं, बच्चा सब कैसे कुछ नीचे गिरा देते हैं, धरती पर गिराते हैं। अतः इसमें वात्सल्य रस है, माने माँ के प्रेम का भाव है, ब्रज भाषा की सुंदर प्रयोग है और इसमें रूपक अलंकार का भी वर्णन किया गया है। रूपक अलंकार कहने का क्या मतलब, ये जो लाइनें हैं कि कछुक खात कछुधरनि गिरावत छवि निखरत नंदरनिया, नंद की रानी जो यशोदा मैया है, वो कृष्ण कुछ खा रहे हैं, कुछ धरती पर गिरा रही हैं, इस छवि को देखकर बड़ा खुशी हो रहे हैं। तो आपके मन में कैसा है, भाव आ रहा है कि चित्र बन रहा है कि इसे भगवान खाते रहे होंगे। तो वह चित्र बन रहा है, यह चलते इसको रूपक अलंकार बोल दिया गया है। आप अलंकार पढ़े होंगे तो विशेष समझे होंगे। तो इस प्रकार हर चीज़ का व्याख्या कम से कम करते रहना है। व्याख्या करने के बाद आगे ही इसमें हम बताएंगे आपको कि इम्पोर्टेंट कौन कौन सा है। जैसे कि आप ये वाला जो है करबक से, ये वाला जो है तुलसीदास जी के है कि कबहुक अम्ब अवसर पाई। यहाँ अम्ब शब्द का संबोधन किसके लिए है, इस संबोधन का मम्र स्पष्ट करें। तो आपको लिखना है कि कबहुक अम्ब अवसर पाई में अम्ब शब्द का संबोधन सीता माता के लिए किया गया है। तुलसीदास जी सीता माता को अम्ब यानी माँ कहकर संबोधित कर रहे हैं। तुलसीदास प्रभु श्री राम को अपने हृदय में बसाना चाहते हैं और यह जानते हैं कि माँ का हृदय अत्यंत दयालु और ममता से भरा होता है। इसलिए उन्होंने माता सीता से आग्रह करते हुए कहते हैं कि हे माता, कभी आपको अगर अवसर मिले ना तो प्रभु को मेरी याद दिला देना और मेरे बारे में कुछ आप बता देना। तो ये क्वेश्चन आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको कवर कर लेना है। पहले हम काव्य खंड आपको करवाएंगे, फिर आपको गद्य खंड करवाएंगे। तो तुलसीदास जी से यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बन रहा है। उसके बाद आपको इसका चांस ज़्यादा बन रहा है, जैसे कि हाँ, इसका चांस आपको ज़्यादा बन रहा है कि आ जाएगा। क्वेश्चन है कि नाभादास ने छापे में कबीर की किन किन विशेषता का उल्लेख किया है, उनकी क्रम में एक सूची बनाइए। ये क्वेश्चन को आप रट ही लीजिए, एक एज इट इज आपके एग्जाम में दिखेगा। तो आपको लिखना है आंसर में कि नाभादास ने कबीर की निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया। पहला, कबीर ने भक्ति को श्रेष्ठ माना है। वे धर्म को श्रेष्ठ मानते हुए भक्ति से विमुख न होने की बात की है। वे जात पात न मानते हुए भाईचारे से जीवन निर्वाह करने की प्रेरणा देते हैं। कबीर पक्षपात नहीं करते हैं। कबीर छहो दर्शन, चारों वर्ण और चारों आश्रम का जरा सा भी महत्व नहीं देते हैं। ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी आ जाएगा, दर्शन का एगो है, वर्ण का एगो है और आश्रम का एगो है। तो इसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद है ये वाला क्वेश्चन सब्जेक्टिव कम चांस है, हमें अब जस्ट आपकी चर्चा की है। ऑब्जेक्टिव में आपको दिखेगा कबीरदास जी 4 वर्ण कौन कौन से हैं, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और एवं शूद्र।
चार आश्रम कौन है? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ आश्रम एवं संन्यास आश्रम। 6 दर्शन कौन सा है? संख्या दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैश्विक दर्शन और मीमांसा एवं वेदांत। उसके बाद यहाँ पर इसको विशेष आप ध्यान रखिएगा कि तुक का अर्थ क्या है। कभी कभी पूछ देता है शब्द में, शब्द कहने का मतलब ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, तो तुक शब्द का अर्थ यहाँ पर है कि छंद के चरणों के अंतिम अक्षर का मेल, उसी को तुक बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद है आपको अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आने की संभावना है कि शिवाजी की तुलना भूषण जी यानी कवित के जो लेखक हैं, मृगराज से क्यों की है? तो इसका आंसर है कि शिवाजी की तुलना भूषण ने मृगराज से इसलिए की है क्योंकि जिस प्रकार पशुओं का राजा शेर पूरे जंगल में राज होता है, पूरे जंगल में राजा होता है, उसकी एक दहाड़ से सभी पशुएं कांपने लगते हैं, अर्थात वह सबसे बलशाली होता है। ठीक उसी प्रकार शिवाजी भी शेर की तरह बलशाली, पराक्रमी तथा शौर्यवान है। ये क्वेश्चन यहाँ से इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में एज इट इज आएगा कि चातकी पक्षी है वो किस लिए तरसती है। तो खासकर ये ऑब्जेक्टिव का पोर्शन है, लेकिन हो सकता है 2 नंबरिया आपको घुमा देते। यहाँ से ऑब्जेक्टिव और 2 नंबरिया, अगर 2 नंबरिया आए तो 2 नंबर वो एगो ऑब्जेक्टिव, 3 नंबर कन्फर्म होने वाला है। तो इम्पॉर्टेंट है कि चातकी किसके लिए तरसती है। चातकी एगो ऐसा पक्षी है जो रेगिस्तान में रहती है, वो बरसात का पानी ही, कुछ खास सीजन वाला जल पीती है, बाकी भूखे ही ऐसे ही रह जाती है। तो आइए समझते हैं कि चातकी एक पक्षी है जो स्वाति की बूंद, स्वाति मतलब स्वाति नक्षत्र आता है महीना, उसी का पानी में अगर बारिश हुआ तो उसी का बूंद पी कर रहती है। तो चातकी एक पक्षी है जो स्वाति की बूंद के लिए तरसती है, क्योंकि ये पक्षी केवल स्वाति नक्षत्र का ही जल ग्रहण करती है, इसलिए सालों भर स्वाति के जल की प्रतीक्षा करती है और जब स्वाति का जल मिलता है तो उसे ग्रहण करती है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है, आपको चैप्टर का नाम तो पूछेगा नहीं, बस क्वेश्चन डाला रहेगा, आपको बनाना है। ये क्वेश्चन है जो अच्छा खासा क्वेश्चन है, आप इसे चाहे तो कवर कर सकते हैं। क्वेश्चन है ये कि कवित्री का खिलौना क्या है? ऑब्जेक्टिव में भी देखने को मिल जाता है। कवित्री का खिलौना क्या है? तो कवित्री का खिलौना उसका बेटा है, जिस प्रकार सुभद्रा कुमारी चौहान वाला कहानी है, कविता है। जिस प्रकार एक बच्चे को अपना खिलौना अत्यंत प्रिय लगता है, इसलिए उसे वह हर समय अपने साथ लिए घूमता रहता है तथा उसके टूट जाने पर या खो जाने पर दुखी हो जाता है, उसे पाने के लिए व्याकुल रहता है। ठीक उसी प्रकार एक माँ के लिए उसकी संतान अत्यंत प्रिय होती है, अतः उसके बिछड़ जाने पर माँ बहुत दुखी होती है तथा उसे फिर से पाने के लिए व्याकुल रहती है। अरे छोटका बच्चा के खिलौना टूटता है तब व्याकुल रहता है, उसी प्रकार माँ का छोटा बच्चा मर गया है तो व्याकुल तो रहेगी अपने साथ में जिसको गोद में खिलाया करती थी। उसके बाद आपको इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन आने की संभावना है कि उषा का जादू कैसा है। ये क्वेश्चन है कि उषा का जादू कैसा है। तो समय वैसे कम है तो चलिए डायरेक्ट समझते हैं कि जब सूर्योदय के पूर्व की लालिमा और ओस के भीगे वातावरण के कारण आकाश की नीलिमा एक साथ मिलती है तो वह इतनी स्वच्छ, निर्मल एवं पवित्र लगती है मानो जैसे राख से लिपा हुआ चौखा गीला पड़ा हो। अर्थात उषा का जादू बड़ा ही मनमोहक है, क्योंकि जो भी उसे देखता है मन मोहित हो जाता है, यानी मोहित हो जाता है। उसके बाद है आपको अगला क्वेश्चन में है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ से आने की संभावना कम है। हाँ, जन के चेहरा एक से आपके आने की संभावना है। ये वो क्वेश्चन आ सकता है तो आ सकता है। चलिए कौन सा क्वेश्चन कर लिया जाए। ये क्वेश्चन तो आने की संभावना ही नहीं है, चलिए इससे तो नहीं आएगा, स्किप करते हैं। अधिनायक से आने की संभावना बन रहा है और हर हाल में आएगा। बिना अधिनायक चैप्टर से हिंदी का पेपर मतलब नहीं बनता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको रहेगा कि 2 लाइनें दे देगा आपको और उसको व्याख्या करने के लिए बोल देगा। ये क्वेश्चन आने की संभावना है।
व्याख्या में कि पूरब पश्चिम में आते हैं नंगे बूचे नर कंकाल, सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है। अंग्रेजी शासन का इसमें विरोध किया गया है और किस प्रकार गुलाम प्रवृत्ति लोग रहते थे उसकी चर्चा किया गया है। तो व्याख्या के लिए बोला तो उतना तो लाइन नीडेड है कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 में संकलित पाताजी नायक शीर्षक कविता से ली गई है, जिसके कवि रघुवीर सहाय जी हैं। इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि राष्ट्रीय पर्व सभी दिशाओं से आने वाले शोषित वर्ग हर चरना से है, इन सब का शरीर कंकाल के जैसा जान पड़ता है। कंकाल में कहने का क्या मतलब, खाना पीना नहीं मिलता है तो एकदम लगता है पतला दुबला, अंदर का मांसपेशी दिखने लगता है, हड्डी वगैरह सब, पैर नंगे हैं, चप्पल उप्पल नहीं रहता है, तन पे फटा कपड़ा है। समाज की ऐसी स्थिति में उन सिंहासनों को पुरस्कार से कौन सम्मानित करता है। अंग्रेजी शासन जो शासन करता था। तो ये इम्पोर्टेंट है। प्यारे नन्हे बेटे को, भाई साहब ये तो काफ़ी फेवरेट है और यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आते रहते हैं ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में भी। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आप कवर करके जाइए कि लोहा क्या है, इसकी खोज क्यों की जा रही है। लोहा एक धातु है जो अपनी मजबूती, बहुउपयोगिता और सर्वव्यापकता के लिए प्रसिद्ध है। पाठ में चर्चित भिलाई बालाडीला में लोहा के खदान भी प्रसिद्ध है। ऑब्जेक्टिव में आएगा, भिलाई और बालाडीला की चर्चा किया गया है प्यारे नन्हे बेटे में। यह है क्या, तो झारखंड में है। इसकी खोज इसलिए की जा रही है क्योंकि यह मानव के लिए बहुत उपयोगी है, अर्थात यह हमारी जिंदगी और घर संबंधों में घुला मिला है। एक बच्चा है, वो कहता है, पिताजी कहते हैं बताओ तो बेटी कहाँ कहाँ लोहा है, तो बताता है यहाँ यहाँ लोहा है, ये है। उसके बाद हो सकता है तो ये क्वेश्चन आए, हो सकता है क्या, एक तरह के मानिए कि आने की संभावना है कि मेहनत कश आदमी और दबी सताई बोझ उठाने वाली औरत में कवि द्वारा लोहे की खोज का क्या आशय है। कवि यह बताना चाहते हैं कि हर वो आदमी जो अपनी जीविका के लिए, जीविका मतलब जीवन यापन करने के लिए विषम परिस्थिति से जूझकर एवं कठिन परिश्रम करता है, वो लोहा के समान है। अरे लोहा मजबूत है, जो ऐसे घर में दुख दुविधा से झूल कर के कोई ऐसा गार्जियन है जो फैमिली को चला रहा है, वो मजबूती है, लोहा के समान है। हर वो औरत जो अत्याचार सहकर भी अपने सारी दुखों को झेलकर अपनी परिवार के भरण पोषण करती है, वो लोहा है, अर्थात कर्म ही लोहा है और लोहा ही कर्म है। तो ये इम्पोर्टेंट है। हार की जीत से अगर आपको क्वेश्चन बनेगा तो ये क्वेश्चन तो बड़ा कॉमन है। चलिए कंप्लीट करते हैं कि उत्सव कौन और क्यों मना रहे हैं। उत्सव शहर में रहने वाले सामान्य नागरिक मना रहे हैं। उनके उत्सव मनाने का कारण निम्नलिखित है। उनको यह पता है कि उनकी सेना ने विजय प्राप्त कर ली है और वह युद्ध की क्षेत्र से वापस आ रही है, इसलिए वो मना रहे हैं। उन लोगों को सच बात तो बिल्कुल ही पता नहीं है। इस युद्ध में मारे गए लोगों के विषय में उन्हें कुछ भी पता नहीं है। चलते उत्सव मना रहा है कि राजा जीता है तो चलो उत्सव मना लो, क्या पता उनके परिवार में ही कोई मर गया हो। हाँ, ये क्वेश्चन तो बोर्ड एग्जाम में आ ही चुका है। बोर्ड एग्जाम का एकदम प्यारा सा नन्हा सा बउआ है, अक्सर आते रहता है ये क्वेश्चन कि बूढ़ा मशक वाला क्या कहता है और क्यों कहता है, या फिर आपको ये दे देगा कि बूढ़ा मशक वाला किस जिम्मेदारी से मुक्त है। सोचिए अगर यह जिम्मेदारी उसे मिलती है तो क्या करता है। ज़्यादा चांस बन रहा है कि 7 नंबर वाला नीचे वाला क्वेश्चन आने की संभावना है। तो चलिए समझते हैं उत्तर क्या है। उस बूढ़ा मशक वाला पर मात्र सड़क सींचने की जिम्मेदारी है और सत्य बोलने की जिम्मेदारी ये वह मुक्त है। कहने का मतलब है वो नहीं बोला जा सकता है सत्य, नहीं तो उसको सज़ा मिल जाएगा, नहीं तो लोग उस समय भंग पड़ जाएगा। वह फिर भी सत्य बोल रहा है पर यह उसकी जिम्मेदारी नहीं है बल्कि उसकी अंतर आत्मा की पुकार है। गांव के घर से अगर आपको क्वेश्चन आया तो गांव के घर से क्वेश्चन बहुत आसान है। ये रोशनी वाला और शोक गीत वाला आने की संभावना है। कहाँ गया भाई रोशनी और शोक गीत, ये रहा। कह रहा है आवाज़ की रोशनी या रोशनी की आवाज़ का क्या अर्थ है। ये हो सकता है ये आए, या फिर कविता में किसे शोकगीत की चर्चा किया गया है, ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा आने की संभावना है। इसका अर्थ है उत्तर की कविता में कवि पुरानी परंपरा की तुलना करते हुए उन ऋतुओं के आगमन पर गाए जाने वाले होरी, चैती, बिरहा, अल्हा, गूंगे जो अब बेगान हुए हैं, गाना नहीं देहाती में गाया करता था, उसकी चर्चा कर रहा है। उनके जगह पर बजने वाले आधुनिक शैली के गीत, ऑर्केस्ट्रा की धुन आदि जो कर्कश भी है तथा निरर्थक भी है, कवि इसे ही शोक गीत कहते हैं। हालांकि शोक गीत का तो अलग ही मतलब है। तो इसी प्रकार है, अगर आप इस प्रकार कहीं लिखे हुए हैं कि लेखक के नाम से यहाँ से क्वेश्चन बनता है, हालांकि जब आ गया है तो चर्चा कर लीजिए
कि करवक के शीर्षक है मलिक मोहम्मद जायसी। ये बाईं आँख और बाईं कान से वंचित थे, चेका के कारण रूपहीन थे। और कविता पद्मावत रतन सेन पद्मावती की कहानी है। सिंघलदीप की श्रीलंका की पद्मावती थी, चित्तौड़ के राजा रतन सेन थे। तो ये रहा आपका कविता वाला पोर्शन। उसके बाद अगर हम बात करें कि पदखंड से तो हो गया है, गदखंड से कौन आ सकता है। तो पहला चैप्टर है, आप इसे तो कम से कम कन्फर्म करके लिखिए, लेके जाइए, कन्फर्म लिख कर ही जाइए, याद कर भी लीजिएगा कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। तो यह बात करने की एक ऐसी कला होती है जिसमें बातचीत के दौरान चतुराई के साथ प्रसंग छेड़े जाते हैं जिन्हें सुनकर अत्यंत सुख मिलता है। यह कला यूरोप के लोगों में ज़्यादा पाई जाती है। तो यहाँ सब्जेक्टिव भी बन सकता है और सब्जेक्टिव तो बनता ही है। उसके बाद अगर उसने कहा था से क्वेश्चन आएगा तो हो सकता है कि ये पूछ दे आपसे कि लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दे। तो लहना सिंह एक वीर सिपाही थे, वे इस कहानी के प्रमुख पात्र एवं नायक थे। लेखक ने कहानी में उनके चरित्र को पूरी तरह उभारा है। कहानी में उनके चरित्र की निम्नलिखित व्यवस्था उभर कर सामने आई है। कैसे उभर कर सामने आई है। तो लहना सिंह एक सच्चा प्रेमी थे। बचपन में उन्हें हृदय में एक अनजान भावना में जन्म लिया जो प्रेम था। ये बात सच है कि उन्हें प्रेम न मिल सका, लेकिन फिर भी उसने सच्चाई से उसे अपने हृदय में बसा रखा। लहना सिंह बहादुर तथा निडर व्यक्तित्व का स्वामी है, तभी तो वो युद्ध को पूरी तरह समझकर उसमें भाग लिया। सूबेदारनी लहना सिंह से अपनी पति और बेटे के प्राणों की रक्षा करने की बात कही थी, तो लहना सिंह ने उसे एक वचन की तरह निभाया और इसके लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद अगर आपकी हम बात किया रहे इस चैप्टर से, तो हालांकि उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे। जूठन से अगर कोई क्वेश्चन आया तो जूठन से क्वेश्चन ज़्यादा चांस बन रहा है कि कौन सा क्वेश्चन आने की संभावना बन रहा है। ये क्वेश्चन उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि विद्यालय में लेखक के साथ कैसी घटनाएं घटती है। जूठन से क्वेश्चन है। तो विद्यालय में लेखक के साथ बड़ी अप्रिय घटनाएं घटती है क्योंकि विद्यालय के हेडमास्टर कालीराम ने लेखक के नीच जाति होने का फ़ायदा उठाते हुए लेखक से विद्यालय के कमरे के बरामदे मैदान में शीशम के पत्तों से बनी झाड़ू से साफ करने को बोला, जो लेखक ओम प्रकाश के वजूद से बड़ा था। कहने को मतलब बच्चा छोटा है, उतना सारा काम वजूद से तो बड़ा होगा ही। जब लेखक 2 दिन बाद कक्षा में बैठ जाते हैं तो हेड मास्टर लेखक को गला पकड़कर बाहर निकाल देते हैं और फिर झाड़ू लगवाते हैं। इस तरह लेखक को प्रताड़ित किया जाता है। तो ठीक है, ये क्वेश्चन से एक ही रहने दीजिए। हाँ, बिस्नी वाला में तो है ही, सिपाही की माँ वाला में मोहन राकेश लेखक के नाम है। मंगलवार वाला चिट्ठी ऑब्जेक्टिव में आपको दिखेगा कि मुन्नी किस दिन के लिए भविष्यवाणी करती है चिट्ठी आने के लिए, तो मंगलवार याद रहना है आपको। और रहा सब्जेक्टिव की बात, तो हो सकता है कि सब्जेक्टिव आपको उतना ज़्यादा नहीं घुमाए, लेकिन फिर भी एक कवर तो करना ही पड़ेगा इस चैप्टर से। ज़्यादा चांस है कि मानक और सिपाही एक दूसरे को क्यों मारना चाहते हैं, ये क्वेश्चन आए। नहीं तो मानक स्वयं को बहसी और जानवर से भी बढ़कर क्यों कहता है। ज़्यादा चांस इसका है कि मानक वर्मा की लड़ाई में भारत की ओर से अंग्रेज के साथ लड़ने गया है। अगर हम कहानी पढ़े तो पूरा लंबा वीडियो बन जाएगा, तो इसलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 10वां नंबर क्वेश्चन है। और इसी प्रकार है मालती रोज शीर्षक से आपको कौन से क्वेश्चन आने की संभावना है। मालती वाला से आने की संभावना है व्याख्या तो एक दे ही देता है। मालती वाला से आप कौन सा क्वेश्चन कंप्लीट करके जाइएगा। हाँ, ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिएगा। लेखक और मालती के संबंध का परिचय पाठ पे आधारित पर दे। ये रहा आपका आंसर। और इस प्रकार आपकी स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। अर्धनारीश्वर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ उतना
ख़राब भी नहीं रहता है, अच्छा खासा क्वेश्चन आता है। आप ये कंप्लीट करके जाइए, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब में काम आएगा कि रविंद्रनाथ प्रसाद, प्रेमचंद और चिंतन ने दिनकर की क्यों अंतुष्ट है। तो रविंद्रनाथ जी ये कहे थे, प्रसाद जी ये कहे थे, प्रेमचंद जी ये कहे थे। इसको आप कंप्लीट कर लीजिए। लगे हाथे आप इसको भी कंप्लीट कर दीजिए, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग क्या है। उसके बाद अगर चर्चा करें हम तिरिच की, तो तिरिच लेखक के सपने में आता था और वह इतनी आंखों से देखता था कि लेखक और अपनी आंख से, ये वाला क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लीजिए। और तिरिच में कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये लिख लीजिए। कहानी में वर्णित शहर के चरित्र के बारे में आप कितना सहमत हैं। उसके बाद भगत सिंह की अगर कहानी आए, तो भगत सिंह रूसी साहित्य को इतना महत्वपूर्ण क्यों मानते थे, वे क्रांतिकारी से क्या अपेक्षाएं रखते थे, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अगर आपको क्वेश्चन आए तो ओ सदा नीरा से एक क्वेश्चन आप लेकर चलिए कि या तो ये नहीं तो ये, ज़्यादा चांस से आप इसे ही कवर कर लीजिए कि धागर शब्द का अर्थ क्या है। यही रहा इसका आंसर। इस प्रकार इम्पोर्टेंट है। हाँ, डायरी वाला बहुत अच्छा है कि डायरी क्या है, ये क्वेश्चन भी कवर कर लीजिए। किस तारीख की डायरी आपको सबसे प्रभावशाली, ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। डायरी का लिखा जाना क्यों मुश्किल। हाँ, ये पहला और दूसरा नंबर क्वेश्चन हर हाल में आप कंप्लीट करके जाइए, ज़्यादा चांस है दूसरा नंबर वाला क्वेश्चन आएगा। इसी प्रकार है जयप्रकाश नारायण जी आंदोलन वाला। चलिए, ये मोस्ट BBI है। 2 क्वेश्चन आप इससे कवर करके लेके जाइए कि आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण के क्या विचार थे, आंदोलन का नेतृत्व वे किस शर्त पर स्वीकार करते थे, ये वाला रहा। और दिख रहा है आपको, पूरा नहीं दिख रहा है क्या। और ये क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण के छात्र जीवन और अमेरिका प्रवासन का परिचय दे, इस अवधि की कौन कौन सी बातें आपको प्रभावित करती हैं। तो ये थोड़ा सा यहाँ आंसर है और थोड़ा सा यहाँ आपको आंसर है। तो इस प्रकार आप इसे कंप्लीट कर लीजिएगा, बाकी सब अच्छी है। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए।